जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे ने बच्चों पर अध्ययन किया और उनके बारे में बताया कि वे पर्यावरण से कैसे सीखते हैं, समाज में कैसे सीखते हैं, और स्कीमा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यदि आप दिल से देखना चाहते हैं तो ही देखें, और अगर टाइम पास करके देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि जो व्यक्ति इस वीडियो को नहीं देखेगा उसका सीटेट का एग्ज़ाम बस छोड़ दीजिए, आप कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन 100% छूट जाएंगे। तो टाइम पास करने के लिए हमारे वीडियो को कृपया ना देखें। अगर आप शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक हैं तभी हमारे वीडियो को देखें। तो देखिए, इसमें एक छोटे से बच्चे को से लेकर के एक जब तक आदमी ज़िंदगी चलता है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो इसी क्रम में से एक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जीन पियाजे, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा है, उनका शिक्षा पर क्या महत्व है और कौन कौन सी बातें उन्होंने अच्छी अच्छी बताई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनका अन्य नाम क्या है? इस सिद्धांत का अन्य नाम विकासी अवस्था सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था सिद्धांत, ये 3 अन्य नाम है इस सिद्धांत के, जिनके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे महोदय। ये उनकी तस्वीर है दाहिने साइड में, आप इसे रिकॉग्नाइज कर लें। प्रतिपादक आप जान गए जीन पियाजे हैं। यहाँ से एक सवाल आता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को। मृत्यु इनकी 16 सितंबर 1980 को हुई थी। इन्होंने अपने आसपास के बच्चों, यानी समाज में जो बच्चे होते हैं, उन पर उनके मानसिक विकास पर अध्ययन किया था। उनका जो मानसिक विकास होता है, बच्चे का दिमाग कैसे परिपक्व होता है, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। परिभाषा क्या दिया इन्होंने? यहाँ से एक सवाल जब भी आए हैं यही वाला परिभाषा सीधा उठा करके दे दिया है। सीटेट में तो आए ही हैं, DSSB के एग्ज़ाम में भी सीधा यही क्वेश्चन उठा करके रख दिया है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी जीन पियाजे महोदय ने। व्यक्ति के विकास में, और उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के विकास में जो उसका बचपन होता है ना, बच्चे का जो बचपन होता है, पाउलो महोदय ने भी कहा था कि आप हमें एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसे जो बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। उसी तरह इन्होंने भी कहा कि बच्चे के विकास में बचपन जो होता है, या जब वो बड़ा हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका बचपना ही होता है। और एक कहावत भी है हमारे समाज में कि बच्चे जो होते कच्चे घड़े के रूप में होते हैं, आप जैसा उसको ढाल सके ढाल दीजिए। जब वो परिपक्व हो जाएंगे तो फिर आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। जिस प्रकार की घड़ा पक जाने के बाद फिर कोई बदलाव नहीं होता है, उसी प्रकार यह सिद्धांत आपको बताएगा और आप समझ पाएंगे कि बच्चे जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे तो वैसे वैसे उसके दिमाग में। अगला है व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब भी बच्चा पहली बार वातावरण से संपर्क में आता है, अधिकतर छोटे बच्चे तो घर पे रहते हैं, और जब वो पहली बार कोई चीज़ देखता है, मान लीजिए बिल्ली हो, चूहा हो, मेढक हो, उसे नहीं पता होता यह क्या है, लेकिन उसे देखने के बाद उसको समझने की कोशिश करता है वो, और जब वो समझ जाता है उसके बारे में चिंतन करता है और उसकी एक छवि बना लेता है दिमाग में। उसके दिमाग में यह ज्ञान का भंडार में जाकर के जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक संरचना। और हम यह भी कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपक और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। मध्यस्थता का मतलब होता है मीडिएटर का कार्य करता है।
ये सब तो थ्योरी की बातें हैं, ये सब ऊपर ऊपर से उड़ जाते हैं। हम इसे अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास से तात्पर्य यह है कि आप दिन रात बच्चे को देखते हैं, तो आप देखिएगा कि कोई बच्चा यदि बोलता है तो आपसे पूछेगा ये वाला क्या है। जब आप बता देंगे उसको कि यह वाला तोता है, एक तोता को देखे, तो उसके दिमाग में एक छवि बन जाता है और वह छवि जिंदगी भर याद रहता है। इसीलिए तो कहते हैं जो हम देखते हैं वो जल्दी भूलते नहीं हैं, जो हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, जो हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो जल्दी भूलते नहीं हैं। आपने गौर किया होगा कि हमें फिल्मों की बातें याद रह जाती है लेकिन किताबों की बातें याद नहीं रहती है। इसका एक और वजह है कि फिल्में जो है हमारे मन को शांत करती है, हमारे मन के लायक होती है, हम जो चाहते हैं वही होती है। लेकिन किताबों में हमारी रुचि कमी होने के कारण ऐसा होता है। तो यदि हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें, हम इसे रटे नहीं, तो आपको यह भी याद रहेगा कि जैसे जीन पियाजे ने क्या कहा था। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो भी चीज़ देखते हैं पर्यावरण में, उसकी छवि अपने दिमाग में बनाते हैं और जब फिर दूसरी बार उस चीज़ को देखते हैं तो उसमें सुधार करते हैं। इस पर हम ज़्यादा चर्चा आगे करेंगे। तो अभी देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदिक पेशीय अवस्था। देखिए, संवेदना, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें सिर्फ संवेदना होती है। वो पेशाब करने के लिए भी रोएंगे, खाने के लिए भी रोएंगे, पीने के लिए रोएंगे, दूध पीने के लिए रोएंगे, लैट्रिन करने के लिए रोएंगे, हर चीज़ वो संवेदना द्वारा व्यक्त करेंगे। और यह अवस्था होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 12 वर्ष तक होती है। और आखिरी अवस्था उन्होंने दी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 12 से 15 वर्ष तक। अभी तक इसमें ज़्यादा आप समझ नहीं पाए होंगे। जब हम एक एक का वर्णन करेंगे ये चारों पॉइंट का, तो आपको ये सारे मैटर क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये है संवेदीय पेशी अवस्था। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। ये चित्र द्वारा हमने आपको याद रखने का एक प्रयास किया कि आप जल्दी से याद रख पाएँ इसे। बच्चा जब जन्म लेता है तो उनके भीतर कोई कार्य नहीं होता, एक सहज क्रियाएं होती है। यानी वह सुनता है, छूता है, देखता है, स्वाद का पता, यहाँ रस में स्वाद होता है, गंध का अनुभव करता है। जैसे ये सब चीज़ें वो सीख जाता है तो उसके अंदर संज्ञान उत्पन्न हो जाता है, यानी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यदि आप देखे होंगे, गौर किए होंगे इसको कैसे हम याद रखें संवेदी पेशी अवस्था को, तो जितने भी 2 साल तक के बच्चे होते हैं वो कोई भी चीज़ पाए सीधा मुंह में डालता है। हम उसे कितना भी मना करें कि बेटा ये मत डालो, गंदा है, वो मानता नहीं, वो डालता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि ये जो वस्तु हमारे सामने उसका स्वाद कैसा है। आप उसे कितना भी बढ़िया खिलौना दीजिए वो तोड़ता है, वो तोड़ करके देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है, वो सुनना चाहता है, वो बजाता है, वो पटकता है, वो छूता है, यानी सारे कार्य वो इंद्रियों के द्वारा ही करता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण होता है जिसके कारण वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। यानी आप कोई वस्तु उसका ले लीजिए और छिपा दीजिए तो देखिएगा वो आपके पीछे तरफ झांकना शुरू करता है। ये शुरू में नहीं होता है, ये 2 साल के आसपास होता है। यानी उसने उस वस्तु को याद कर लिया था कि मेरे पास, यदि आप बच्चे से मोबाइल दिए हैं, छोटे बच्चे को, वो मोबाइल से उसमें आदत हो गई है उसकी, तो आप कितना भी छुपा लीजिए वो ढूंढना प्रयास करता है। यदि आप तकिया के नीचे डाल दिए तो वो जाता है, तकिया को उठा करके ढूंढ करके निकाल लेता है। ऐसा तब होता है जब उसने आपको देखा है छुपाते हुए।
यदि छुपाते हुए नहीं देखा है और आपने कह दिया कि कौवा लेकर के भाग गया, तो मान लेता है कि नहीं, सही में कौवा लेकर के भाग गया। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी होता है। स्व केंद्रित का मतलब है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने में खेलना है, अपने में सोना है, अपने बारे में सोचता है, अपने खाने के बारे में सोचना। अगर आपके यहाँ 2 बच्चे हैं तो अपनी टॉफ़ी शेयर नहीं करना चाहेगा, अपने खिलौने नहीं देना चाहेगा, अपना मोबाइल नहीं देना चाहेगा। वो एक प्रकार से स्वार्थी होता है। लेकिन वह दूसरों से जब खेलता है साथ में, देखिए बच्चे खेल रहे हैं तो उससे ज्ञान अर्जित करता है, वो देखता है, अनुकरण करता है और सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चे खेलते हैं, नकल करते हैं। अनुकरण का मतलब नकल, जैसे वो करता है ये भी उसी तरह करता है। आप देखिएगा कि मोबाइल में जो बच्चे मोबाइल में बोलेगा, जो नकल करेगा, बच्चा आपका उसी तरह करना शुरू कर देता है। या कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो एक बच्चा जैसे करके दिखाएगा, दूसरा बच्चा भी उसी तरह दिखाता है, यानी वो अनुकरण करता है, वो चित्र निर्माण करना सीखता है। देखिएगा पेंसिल ले लेगा, दीवार को एकदम अपना समझ लेगा, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड इतना गंदा करेगा, वो चीखना शुरू कर देगा। मार्कर ले लेगा, पेंसिल ले लेगा, कॉपी किताब जहाँ पाएगा वहाँ वो चित्र बनाना शुरू कर देगा। उसमें भाषा के माध्यम से वस्तु के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाना अधिकाधिक चाहता है। देखिए 2 से 7 वर्ष के बच्चे बोलने लगते हैं तो वो आपसे तरह तरह के सवाल पूछ करके अपनी जानकारियों को बढ़ाएगा। वो पूछेगा ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, शुरू में करेगा, लेकिन अब वो पूछेगा ये तारा है, ये क्या है, ये पेड़ है, ये इस तरह तरह की बातें आपसे पूछेगा। वो भाषा के माध्यम से सीखना चाहता है। वह संख्या प्रयोग करने लगता है, वह संख्या का प्रयोग करने लगता है। वो 1 2 3 4 ऐसे बता देगा आपको कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो ये वो बता देगा। या कुछ भी आप संख्या का पूछिएगा तो बताएगा। यहाँ देखिए इस अवस्था में बच्चे कुछ संप्रत्यय को सीखने लगते हैं, जैसे जोड़, घटा, गुना, भाग, ये सब वो सीख जाता है ना। वो मुद्रा को पहचानने लगता है, पैसे को पहचानने लगता है, अपनी चीज़ों को पहचानने लगता है। अब इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ही अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें बालक संकेत तथा चिन्हों को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता है। संकेत जैसे जोड़, घटा, गुना, भाग, या कहीं पर कोई चित्र बना हुआ है, कोई चीज़ का संकेत, जैसे मोबाइल को काट दिया है तो आपसे पूछ लेगा आखिर मोबाइल को क्यों काटा गया है। तो इस तरह वो संकेत को समझने का प्रयास करता है। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। मान लीजिए कोई निजी वस्तु रखा हुआ है ना, अगर आप उसको चोट लग गया बच्चे को, तो आपके अच्छा इन मारा, ज़मीन को मारो 2 थप्पड़ उसके सामने मार दिए, उसको पूरा आनंद आता है। वो समझता नहीं इसमें भी जान होता है, इसलिए इसको चोट लगा, और उसको मज़ा आता है। मान लीजिए दीवार पे टकरा गया, तो उसको आप बोल दीजिएगा रुको ये दीवार चोट लगा दिया, अभी उसको मारते हैं। जा करके आप दीवार में 2 थप्पड़ मार दिए तो उसको खुशी मिल गई, क्योंकि वो समझता है कि इसमें भी प्राण है। संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। 7 वर्ष तक आते आते भाषा विकास तो तेज होगा। 2.5 साल से तो 2.5-2 साल से बच्चे बोलना शुरू कर लेते हैं आराम से, और यदि 7 साल हो जाए तो कितना बोलेंगे आप समझ सकते हैं। तार्किक चिंतन का अभाव होता है। देखिए इसमें वो भले ही सब चीज़ कर लेता हो, जितनी बातें मैंने बताई, लेकिन वो तर्क नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये वो नहीं सोच सकता, इसलिए तो वो आपसे पूछता है ना। भाषा के माध्यम से वो आपसे पूछता। अगर वो तर्क कर पाता तो वो खुद नहीं कर लेता। नेक्स्ट है इस अवस्था में अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है। अनुत्क्रमणशीलता का मतलब यदि बात को घुमा दें तो वो इसका जवाब नहीं दे पाता है। कहने का मतलब 5 रुपए में 10 आम है तो 10 आम का दाम कितना होगा वो नहीं बता पाएगा। वो बस इतना जानता है 5 रुपए में 10 आम होते हैं, तो 10 आम का कितना रुपया पड़ेगा इस उम्र तक बच्चे नहीं बता पाते हैं। इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीयता, यानी कि बातों को घुमा दीजिएगा तो वो फंस जाएगा। जैसे कि अगर आप कह दिए 1 किलो चावल का दाम 20 रुपये, तो 50 ग्राम का दाम कितना हुआ, 100 ग्राम का दाम कितना हुआ, ये सब बातें वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें तर्क शक्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है, यानी इस उम्र तक बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं।
वे वस्तु और घटनाओं के बीच अब समानता समझने लगता है, बात को समझने लगता है, उसमें क्या अंतर है वो भी समझने लगता है। यदि आप कहेंगे उसको कि अरे कौआ कान लेके उड़ गया, तो वो आपकी बात को समझ जाएगा कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले वाली अवस्था में वो समझ नहीं पाता है, वो कान को वो नहीं देखेगा कान है कि नहीं, वो रोना शुरू कर देगा पहले वाली अवस्था में। इस अवस्था में वो आपकी बातों को समझने लगता है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध हो जाता है, वो संख्याओं को सारा सीख लेता है, वर्गीकरण सीख लेता है। वर्गीकरण का मतलब अगर आप कोई चीज़ मिला के रख दिए तो वो आपको अलग अलग करके बता देगा। अगर आप पूछेंगे कि रेड कलर कौन सा है, तो वो ला करके आपको दिखा देगा। इसमें क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। देखिए क्रम भी वो जान जाता है कि अगर हम कहेंगे कि पहले 5 है कि पहले 4 है 4 है, तो वो बता देगा पहले 4 है, उसको क्रम का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है, वो आपसे तर्क करेगा। यदि आप कहेंगे अरे देखो अंधकार हो गया, अब तो रात हो गया, नहीं ये तो बादल के कारण हुआ है, वो तर्क करने लगेगा आपको। यानी उसको इतना ज्ञान हो गया है कि आप उसे उल्लू नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद का। तो इसमें तर्क चिंतन और विकास हो जाता। तार्किक जो चिंतन हो रहा था उसका शुरू हुआ था, मूर्त संक्रियात्मक में उसका और विकास हो जाता है। अब वह समस्या समाधान करना भी सीख जाता है, वह वास्तविक और अवास्तविक में अंतर भी समझने लगता है। यदि आप इस उम्र के बच्चों को कहेंगे अधूरी वो भूत है, तो वह मजाक करता है, ऐसा कुछ नहीं है, भूत वगैरह नहीं होता है, ऐसा वो तर्क कर लेगा, वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप वास्तविक अवास्तविक में उसको समझ में आता है वास्तव में क्या है और जो अवास्तविक है। जैसे कि अगर आप कहेंगे सूरज पश्चिम से उगता है, तो कहेगा नहीं सूरज पूरब से उगता है, उसको पता चल जाता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता विकास, वो अपनी कल्पनाएं, वो अपनी थ्योरी बनाना शुरू कर देता है कि अगर कोई चीज़ है तो इसीलिए तो जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे अपने जो देखता पर्यावरण में अपना निर्माण, अपनी तर्कों का, अपने विचारों का निर्माण स्वयं करता है। तो इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, परिकल्पनाएं विकसित करने लगते हैं। पता है हम यहाँ पर गए थे ना, तो ये चीज़ देखें, एक नाव था उसमें बहुत सारा जहाज चढ़ा हुआ था, कुछ अपना एक इस तरह का तो वो परिकल्पनाएं बनाने लगता है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास, यदि कोई उसके सामने कुछ ऐसा त्रुटि है, उस त्रुटि पे वो अपना विचार दे सकता है, ऐसा कीजिए ना ठीक हो जाएगा। देखते होंगे अधिकतर बच्चे बहुत इस तरह का सलाह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टायर वगैरह टूट गया उसके गाड़ी का, या साइकिल का टायर पंक्चर हो गया, तो कहेगा घर में नहीं ठीक होगा, इसको ले जाते हैं हम इसके पास, मैकेनिक के पास। अगर आप उसको ठीक कर रहे हैं तो कहेगा इससे थोड़ी होगा, प्लास लीजिए ना, पेचकस लीजिए ना, वो तरह तरह के आपको सलाह देना शुरू करेगा। तो वो अपना विचार क्षमता विकसित कर रहा है ना। इसीलिए जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान का अवस्था कहा है। नेक्स्ट है अनुकूलन। देखिए यहाँ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसका बच्चे से कोई संबंध नहीं, लेकिन मैंने ये तस्वीर आपको सिर्फ समझने के लिए रखी है, अनुकूलन को समझने के लिए। देखिए मछली जो होता है आखिर पानी में कैसे रहता है, तो मछली के अंदर गलफड़े होते हैं, सल्क होता है, और फिन्स जो होती है उसे दिशा देता है। गलफड़ा घुले हुए ऑक्सीजन में को, जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन है तो होते हैं ना, उसको सांस लेने के लिए लाभकारी है। और इसका शरीर जो होता है धारा रेखी होता है ताकि आसानी से तैर सके। उसी प्रकार जो भालू आप देख रहे हैं, तो ये जो भालू है इसके पंजे बड़े होते हैं, ये ध्रुवीय भालू है, और दांत बड़े तीखे होते हैं ताकि ये छेद करके बर्फ़ में अपने शिकार को पकड़ ले। और इसके शरीर में इसके छोटे कान गर्मी से नुकसान को कम करने के लिए, इसका कान छोटा है जो गर्मी से नुकसान इसका कम होगा जब गर्मी होगा। इसके शरीर पे मोटे फर होते ताकि शरीर गर्म रह सके, और इसके अंदर चर्बी भी बहुत सारा मोटी होती है। यानी अनुकूलन का मतलब है कि जीवों में कुछ ऐसी चीज़ें पहले से होती है ताकि वो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल सके। तो उसी तरह बच्चे में जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल सके। और डार्विन ने भी कहा है, चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि वही जीव इस धरती पर अस्तित्व बनाए रख सकता है जो अपने आप को समय के अनुसार ढाल ले। अगर वो नहीं ढाल पाएगा समय के अनुसार पर्यावरण में, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यदि बच्चे को अगर
आगे चल के कुछ करना है, आगे उसको ज़िंदगी काटना है, तो उसको इसी उम्र से, बच्चे के उम्र से ही अपने आप को ढालना शुरू करना होगा। इसे ही अनुकूलन कहा जाता है। अब अनुकूलन के दो भाग होते हैं। पहला होता है आत्मसातीकरण, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा है एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट, जिसे समंजन भी कहते हैं। अब देखते हैं स्कीम। उन्होंने कहा था स्कीम, किसने कहा था? जीन पियाजे। स्कीम का मतलब होता है वैसा व्यवहार का पैटर्न जो दोहराया जा सके। दूसरा है विकेंद्रन, किसी वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता। यहाँ माँ गलती से लिखा गया है, किसी वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता। अब हम देखेंगे इसका जो एक बहुत बड़ा थ्योरी था, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्कीमा। स्कीमा किसने दिया था? यहाँ से सवाल कितनी बार आ चुके हैं, तो आप इसे कंठस्थ कर लें। अब समझेंगे स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होता है कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले जमा हो जाती हैं और उसी चीज़ का उपयोग करके वह अन्य वस्तुओं के सामने धारणा बनाता है, ये स्कीमा कहते हैं। तो ये थ्योरी हुआ। अब इस थ्योरी को समझते हैं। इस चित्र में देखिए, एक बच्ची ने सीखा कि ये बिल्ली है, ये स्कीमा हो गया, क्योंकि उसके मस्तिष्क में धारणा बन गई। अब वही बच्चा एक दिन अपनी बहन के साथ जा रहा था, उसने एक शेर के बच्चे को देखा। अब वो अपने बहन से कहता है कि दीदी देखो, यह बिल्ली है। तो यहाँ पर तो क्यों उसने कहा ऐसा? उसने इसलिए कहा कि बिल्ली के भी एक सिर दो कान, शेर के बच्चे के भी एक सिर दो कान, इसके भी पूँछ, उसके भी पूँछ, इसके भी चार पैर, उसके भी चार पैर। तो उसे लगा यह भी बिल्ली है। लेकिन जैसे ही उसकी दीदी ने उसे बताया कि अरे यह तो शेर का बच्चा है, तो उसने क्या किया, जो धारणा पहले से उसके दिमाग में छवि थी, जो धारणा थी, उसमें किया एकोमोडेट, यानी उसने किया उसमें बदलाव, सुधार। और उसे अब समझ में आ गया कि इसमें ज़रूर थोड़ा सा अंतर है, जिसकी वजह से इसे शेर का बच्चा कहा जाता है। क्या अंतर है? बिल्ली म्याऊं करती है, शेर का बच्चा गुर्राता है, दहाड़ता है। तो ये अब उसमें देखिए आपने क्या क्या, सबसे पहले जो देखा उसी के अनुसार दूसरे, पहले देखा बिल्ली और उसी के अनुसार शेर के बच्चे को वो जाना। तो इसे ही हम कहेंगे स्कीमा, यानी पहले से जो चीज़ें हमारे दिमाग में है उसी में हम सुधार करके नई चीज़ों को सीखते हैं। यदि हम आपको कहें कि एनाकोंडा, और तो तुरंत आपके दिमाग में आएगी एक बहुत बड़ा सांप। लेकिन यदि आपको मैं कहूँगा नॉस्टैल्जिया, नकोसावला, ऐसा कुछ शब्द कहें, आपके दिमाग में क्या आया? कुछ नहीं आया, क्योंकि आपने ये चीज़ें कभी सुनी ही नहीं है, आपके दिमाग में स्टोर ही नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को नहीं जान पाए। लेकिन जैसे ही हम आपको कहेंगे बनाना, आप तुरंत आपके दिमाग में एक छवि आएगा और उसी पर तुलना करके आप हमें बताएंगे बनाना मीन्स केला होता है। लेकिन उसके हम कहेंगे बोरोलिया, अगर हम आपको कहते हैं बोरोलिया, तो आप अपने दिमाग में खोजेंगे कि क्या बोरोलिया नाम का कोई चीज़ है, तो आपको पता चलेगा नहीं है। लेकिन जैसे हम कोई चीज़ तस्वीर दिखा करके आपको कहेंगे ये है बोरोलिया, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसे ही बोरोलिया कहा जाता है। जिस प्रकार जब हम पहली बार चप्पल को देखते हैं तो हमें दिमाग में आता है कि ये है चप्पल, लेकिन जब भी आपको जब को चप्पल दिखाएगा तो उसमें अगर आपको कह देता है यह कमीज है, तो आप उसे ही कमीज मानना शुरू करते हैं, है कि नहीं? और इसी बात को स्कीमा कहा जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को कृपया स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर आपने जीन पियाजे नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो कृपया जीन पियाजे को क्लियर कर लीजिए। इस चैप्टर से 2-3 सवाल ज़रूर आते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा
आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।